मान लीजिए हमारे पास एक रूफ है जिसमें ये हमारे पास रोप है, यहाँ पर एक मंकी हो, ठीक है ना, इसको पकड़े हुए मंकी का अपना मास m होगा, ठीक है। जो अगर मास नीचे m होगा तो मंकी नीचे फोर्स लग रहा होगा mg, और यहाँ पर होल्ड किया है मंकी तो रोप में ऊपर टेंशन लग रहा होगा T, मंकी जहाँ होल्ड किया टेंशन क्या लग रहा होगा T, ठीक है ना। अब अगर ध्यान से देखा है तो मंकी के पास जो मंकी पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है T और mg, क्या लग रहा है T और mg। अगर ध्यान से देखा जाए ये रेस्ट में हो, मंकी अगर हमारा रेस्ट में हो, ऊपर टेंशन T नीचे mg, रेस्ट में तो क्या कह सकते हैं T mg है ना, कह सकते हैं क्या। अगर हम लोग रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुआ तो वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो तो अगेन क्या हो जाएगा T इक्वल्स टू mg हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए अगर केस हमारे पास ऐसा कुछ आता है कि मंकी है, ये रोप है और मंकी हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है a एक्सेलरेशन, मंकी जो है रोप पर ऊपर की तरफ जा रहा है a एक्सेलरेशन। मंकी पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ऊपर एक टेंशन T, नीचे mg और एक्सेलरेशन ये a। इक्वेशन सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखें तो इस एक्सेलरेशन के सपोर्ट में कौन है, टेंशन, ये कौन है अगेंस्ट में, इट्स सपोर्ट माइनस अगेंस्ट इक्वल टू इसका खुद का मास m है तो मास इनटू a। अगर हम बात करें टेंशन तो रोक क्या होगा, आप उसको उधर भेजेंगे तो T इक्वल हो जाएगा, मास कॉमन ले लीजिए क्या आएगा G प्लस a इनटू, यानी रोक में जो टेंशन फील होगा क्या होगा G प्लस a इनटू। उसी तरह एक और केस लेते हैं जब मंकी हमारा a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आ रहा है, a एक्सेलरेशन से हमारा डाउनवर्ड आ रहा है नीचे, और सेम एबीडी बनाइए पुराना वाला, T ऊपर लग रहा है, रोक पर टेंशन हमारे T लग रहा है ऐसे, नीचे कैसा लग रहा है mg, सपोर्ट में कौन है तो mg एक्सेलरेशन के सपोर्ट में, टेंशन एक्सेलरेशन के अगेंस्ट में है तो सपोर्ट माइनस अगेंस्ट mg माइनस t इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आप ध्यान से देखें t को आप इधर ले करेंगे प्लस होगा, इसको इधर ले करेंगे माइनस होगा, टेंशन क्या आ जाएगा, आप m कॉमन ले लीजिए तो g माइनस a इनटू m। यानी अगर आप रोप में a एक्सेलरेशन से नीचे जाते हैं तो रोप में मंकी अगर a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रहा है तो रोप में जो टेंशन होगा वो g माइनस a इनटू m होगा या m इनटू g माइनस a होगा, और अगर आप a एक्सेलरेशन से ऊपर जाते हैं तो रोप में जो टेंशन होगा वो होगा g प्लस a इनटू m होगा, तो डाउट, ठीक है ना। इसी तरह अगर याद हो आपको लिफ्ट में अगर कोई पर्सन यहाँ पर ऐसे खड़ा है, या नीचे क्या है वेइंग मशीन, नीचे हमारे पास क्या है वेइंग मशीन, वेइंग मशीन क्या मेजर करता है तो नॉर्मल मेजर करता है, ठीक है ना। अगर ये वाला रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस होगा तो इस केस में जो नॉर्मल ऊपर है और जो mg नीचे है ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम रिलेशन देखिए, रो में तो टेंशन में मेजर करेगा, वेइंग मशीन में तो नॉर्मल मेजर करेगा, पता है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये एक और लिफ्ट हमारे पास ये है वेइंग मशीन, यहाँ पे कोई पर्सन है और लिफ्ट के बाद ये स्टेशन से ऊपर जा रहा है, क्या क्या फोर्स लग रहा है तो नॉर्मल इस पे mg, नीचे सेम कंडीशन देखिए, टेंशन के डायरेक्शन एक्सेलरेशन, नॉर्मल का डायरेक्शन एक्सेलरेशन, जो एक्सप्रेशन यहाँ वही एक्सप्रेशन यहाँ पे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेंशन जब नॉर्मल हो जाएगा मास इनटू g प्लस, ये नॉर्मल होता है एपरेंट रीडिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरिजिनल तो है, ओरिजिनल तो ये है, इसको क्या बोलते हैं एपरेंट रीडिंग। इस कंडीशन में जैसे ही लिफ्ट आपका डाउनवर्ड आता है एक्सेलरेशन के साथ, अंदर यहाँ पर हमारा वेइंग मशीन है एक के साथ, ऊपर नॉर्मल नीचे mg, अब जो नॉर्मल आएगा यहाँ देखिए g माइनस a हो रहा है, क्या होगा मास इनटू g माइनस a। कुछ छोटी बातें जरा सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, अगर देखा जाए तो मास इनटू g है, बस g की जगह g प्लस है और g की जगह वहाँ g माइनस, बस इतना ही अंतर है। और लॉजिकली सोचा जाए, जब एक्सेलरेशन g के अगेंस्ट होता है, g हमेशा नीचे लग रहा है, जब आपका सिस्टम का एक्सेलरेशन, जैसे मंकी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, g नीचे लग रहा है, लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, g नीचे, जब अगेंस्ट होता है तो यहाँ पे g प्लस a होता है, ऐड हो जाता है।
वजन ज्यादा फील होता है। अगेंस्ट मतलब एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड। उसी तरह अगर ए और जी दोनों एक साथ हो रहे हैं, जैसे वहां पर जैसे यहाँ पर, तो वहां भी जी में से ए माइनस हुआ, यहाँ भी जी में से ए माइनस हुआ। बात समझ आ गया? अच्छा, अगर मंकी यहाँ से हाथ छोड़ देता है, रोप का हाथ छोड़, मतलब रोप जो पकड़ा छोड़ देता है, ये बताइए जो ए है किसके बराबर हो जाएगा? ए किसके बराबर हो जाएगा? नहीं, अगर रोप पकड़े और छोड़ दिए तो ए किसके बराबर होगा? नहीं, जी से नीचे आएगा। जैसे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसमें भी अप्लाई होगा ना, जी से नीचे आएगा। जब आप जी पुट करें टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो। लॉजिकली अगर ध्यान से सोचें, रस्सी आप पकड़े और छोड़ दें, टेंशन जीरो, लेकिन हम तो नीचे आएंगे जी एक्सेलेरेशन से। बात समझ आएगा ना? तो अगर जब डाउनवर्ड आते समय ये हाथ छोड़ देंगे तो फ्री फॉल का कंडीशन होता है। यानी एक्सेलरेशन अगर जी के बराबर हो जाए, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन अगर जी के बराबर हुआ तो फ्री फॉल कंडीशन होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उसी तरह डाउनवर्ड लिफ्ट आते समय अगर एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाएगा तो नॉर्मल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बात समझा? फ्री फॉल कंडीशन हो जाएगा। नॉर्मल जीरो का मतलब आपको कैसा फील होगा? आपको वेट कुछ फील भी नहीं होगा। लिफ्ट में अगर आप चढ़े हो, ठीक है ना, अपने स्कूल में ये बोलेंगे ऑन करा देंगे, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जब आप खड़े रहे नॉर्मल तो एक पर्टिकुलर वेट फील होता है। जैसे लिफ्ट ऊपर चढ़ जाएगी ना, आपको थोड़ा और ज्यादा वेट फील होगा कुछ समय के लिए, फिर तुरंत गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? फिर तुरंत कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाती है। जब तक एक्सेलरेशन होगा तभी तक आपको वेटलेसनेस या ज्यादा अपने से ज्यादा वेट फील होगा। जैसे ही वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, आपको नॉर्मल फील होगा। ठीक है ना? कहीं बाहर गए हैं इसका मतलब आप गया हूँ कहाँ पर? गोरखपुर। तो वहाँ पर जो है मॉल में ही है, ठीक है। ऊपर जाइए थोड़ा सा फील होता है, नीचे आइए तो हल्का फील होता है, ठीक है। आप फील नहीं किए जो नहीं फील किए बताइएगा। गए वहाँ पर ना, वहाँ सब लोग गया हूँ, ठीक है ना? कोई डाउट? ठीक है ना? इसको नोट करिए। कंडीशन क्लियर है ना? बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। अगर एक्सेलरेशन जी के अपोजिट है तो यहाँ पर भारी फील होगा, टेंशन ज्यादा होगा। कितना होता है? तो मास तो सेम रहेगा, बस जी ओरिजिनल जी ना होकर जी प्लस ए हो जाता है। जब दोनों साथ में होंगे तो जी ओरिजिनल जी ना होकर जी माइनस ए हो जाता है। इलेक्ट्रिक केस में हम लोग ड्रिलिंग मशीन से नॉर्मल मेजर विदाउट, और यही क्वेश्चन आया था, एक तरफ से ऊपर जा रहा था, एक तरफ से नीचे जा रहा था, ड्रॉप करके। देखिए हाँ, एफडी से सीख लेते हैं। यहाँ देखिए बेसिक लॉजिक ये है कि दोनों मंकी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसकी वजह से जो टेंशन होगा, इसकी वजह से जो टेंशन होगा, आप सिंपली ऐड कर देंगे। एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है तो अलग अलग वैल्यू होती है। अब क्या करेंगे? एफबीडी बनाएंगे सबसे अच्छा इस केस में। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका एमजी नीचे लग रहा है, यानी कितना लग रहा है? 4g। इसका टेंशन ऊपर मान लेते हैं T1, तो यहाँ भी इस तरफ टेंशन कितना लगेगा? T1, सिंगल रो के बीच में से। और इसके पास एक्सेलरेशन ऊपर है तो ये डेटा हो गया इसका एफबीडी। इसका एफबीडी देखें तो इसका एमजी नीचे तो क्या हो जाएगा? 2g। इसका टेंशन ऊपर मान लेते हैं T2, तो यहाँ पे मान लेते हैं T2। अगर आप ध्यान से देखें, पहले की इस मशीन को लीजिए, एक्सेलरेशन ऊपर है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन क्या है? टेंशन है, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है? एक्सेलरेशन के एपिडाइरेक्शन 4g है तो सपोर्ट अगेंस्ट में है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? सपोर्ट माइनस अगेंस्ट, तो T1 माइनस 4g इक्वल्स टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन 4 × 1 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दूसरे वाले मंकी पर 2g भी नीचे है और T1 भी नीचे है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे सिंगल रोप है, कई बार बोलेंगे बच्चे सर सिंगल रोप है तो टेंशन बराबर होगा, ठीक है सही है, लेकिन बीच में एक मास है, बीच में क्या है? मास है। इस मास होने की वजह से खुद लॉजिकली सोचिए, इस रोप में यहाँ जो टेंशन होगा क्या यहाँ पर सेम टेंशन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इस वाले रोप के लिए इसने इसका भी लोड है, इसका भी लोड है, और इस वाले हिस्से के लिए केवल इसका लोड है। बस समझ गए ना? इसलिए अलग अलग टेंशन नहीं है, ठीक। और बीच में एक मास भी है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो नीचे इस पर T1 लग रहा है, 2g लग रहा है, ऊपर T2 लग रहा है। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में तो सपोर्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन के अगेंस्ट में है ये दोनों, तो मतलब अगेंस्ट में तो माइनस हो जाएगा। सपोर्ट क्या हो जाएगा? सपोर्ट माइनस अगेंस्ट, तो T1 + 2g इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 2 × 2 = 4 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर आप ध्यान दें इसको ओपन करें तो हो जाएगा T2 माइनस T1 माइनस 2g इक्वल्स टू 4। क्या फाइंड करना है? हाँ, क्या फाइंड करना है? इस रूप पर कितना फोर्स लग रहा है। जो रस्सी यहाँ पर T2 नीचे लगाएगा वही तो फोर्स उस पर लगेगा ना, यानी T2 हमें कैलकुलेट करना है।
अगर ध्यान से देखा जाए आप इनको और इनको ऐड करिए, t1 से t1 कैंसिल, ये बचेगा 2 2 2, ये हो जाएगा -2g और -4g, ये हो जाएगा -6g और 4 4 8। याद रख लेना t2 इक्वल हो जाएगा 8 प्लस 6g के 60 होगा, आंसर कितना आ जाएगा 68। ये ऐसे करिए या इंडिविजुअल वैल्यू ऐड करिए। सुझाव ये है दोनों को सीखिए, दोनों को सीखिए। इसको करिए A1 इक्वल टू क्या होता है, तो सपोर्ट फोर्स माइनस अगेंस्ट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल। ये बताइए जो टेंशन T यहाँ लग रहा होगा, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? होंगे भाई, तो कोई है ही नहीं, इक्वल होंगे। यहाँ पर भी सेम टेंशन लग रहा होगा तो क्या होगा, ये पूरा ये 2 mg यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ नीचे कितना है mg है। तो ये इसके सपोर्ट में है और ये इसके अगेंस्ट में है, तो सपोर्ट माइनस अगेंस्ट डिवाइडेड बाय टोटल मास। कितना मास है इस पूरे सिस्टम में, केवल यही है, यहाँ कोई मास ही नहीं है m। क्या आंसर आ जाएगा, तो mg डिवाइडेड बाय m, कैंसिल करेंगे क्या आंसर आएगा, a1 इक्वल्स टू g आएगा। क्या लॉजिक क्लियर हो गया फर्स्ट केस में, तो कंफ्यूजन यहाँ पर। सेकंड केस में आइए, a2 अगर देखा जाए तो यहाँ नीचे कितना लग रहा है 2 mg, यहाँ नीचे कितना लग रहा है हमारा mg। ये जो mg है एक्सेलरेशन के अगेंस्ट में, ये जो 2 mg है एक्सेलरेशन के सपोर्ट में, जो सेम डायरेक्शन सपोर्ट में है, तो सपोर्ट माइनस अगेंस्ट डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो m प्लस 2m 3m। क्या आंसर आएगा, तो mg डिवाइडेड बाय 3m, मास से मास कैंसिल करें तो a2 कितना आ जाएगा g बाय 3। कोई डाउट यहाँ पर आइए, नीचे इसका mg और लगेगा, इसका mg नीचे है, नेट एक्सीलरेशन a3 होता है। a3 क्या है, तो अगर देखा जाए तो ये दोनों mg 2 mg एक्सीलरेशन के सपोर्ट में है और ये mg एक्सीलरेशन के अगेंस्ट में है, तो क्या करेंगे सपोर्ट यानी 2 mg सपोर्ट माइनस अगेंस्ट, कितने मास है टोटल, एक और एक 2 2m। इससे कंफ्यूज मत होइए, वो एक्सटर्नल फोर्स है, mg के फॉर्म में दिया है, तो m को देखकर कंफ्यूज मत होइए कि वो भी तो मास है, नहीं, वो हम लगा रहे हैं mg के टर्म में लिखा गया है बस, ठीक है। जैसे 100 न्यूटन है, किसी का 10 केजी मास है, तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं 10g, लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है उससे, ठीक है। यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा mg डिवाइडेड बाय 2m, मास से मास कैंसिल, आंसर आ जाएगा g डिवाइडेड बाय 2। क्या जो तीनों देखने में सेम लग रहे थे, तीनों में अलग स्टेटमेंट लिखते हैं, छोटा सा डेफिनेशन तो नहीं है स्टेटमेंट, कांस्टेंट मोशन लिख दीजिए, इसको समझ में आना चलो पहले लिखते हैं, ठीक है ना। when two or more bodies are connected together in a system, are connected together in a system, when two or more bodies are connected together in a system, then their velocities and acceleration are related. This relation between, देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन नहीं है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का रिलेशन, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन का रिलेशन है, ठीक है ना। तो दिस वेलोसिटीज, सॉरी क्या बोल रहे हैं, दिस रिलेशन between velocities and acceleration are known as constant motion,
कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन का मतलब होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं और चल रहे हैं तो मोशन क्या होगा उनका, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो उसको देखिएगा वो समझ गया तो इसका पूरा क्वेश्चन अपने आप होगा। जैसे इसमें एक रॉड है, एक रॉड है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। एक बात बताइए हमें, बेसिक्स का लॉजिक है, अगर इस रॉड को इस एंड पे मैं 10 मीटर पर सेकंड से खींचूं, 10 मीटर पर सेकंड से मैं खींचूं, इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा? 10 मीटर से पर सेकंड खींच रहे हैं तो सभी तो 10 मीटर पर सेकंड से होगा ना, कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड से जाए। यहां से एक पॉइंट आता है सामने, उसको तुम याद कर लीजिएगा, ट्रिपल स्टार मार्क करेंगे। velocities of particles along the rope, ये along the rope इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, along the rope। एक बार हम अभी u एक्स्ट्रा भी लेंगे फिर बताते हैं क्या मतलब along the rope का। along the rope is same, यही मेन पूरा कॉन्सेप्ट है इस कांस्टेंट मोशन का। आपको जो भी मोशन आपके पास दिया हो ना, आप हमेशा along the length of the rope करते हैं, along the length of the rope, length of the rope ऐसे करते हैं, ठीक है ना। velocities of particles along the length of the rope is same। velocity कहीं पर भी दी हो, कैसा भी एंगल बनाकर दिया गया हो, ठीक है ना, उसको आप हमेशा रोप के लेंथ के डायरेक्शन में लेकर आएंगे, और अगर वो सेम है तो क्या कर देंगे, इक्वल करा देंगे। जैसे एक छोटा सा केस मान लीजिए, यही हमारे पास एक रॉड है जो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, हमसे कहा गया हम यहाँ पर u अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, u अप्लाई कर रहे हैं, कितना से, मान लेते हैं ये 60 डिग्री लेते हैं, यानी 30 डिग्री लेते हैं, कितना लेते हैं, 30 डिग्री ले लेते हैं। हमसे पूछा गया u क्या होगा, हमसे क्या पूछा गया, u क्या होगा। हमेशा ये मंत्र याद रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द रोप, जो रोप के लेंथ के अलोंग वेलोसिटी, क्या ये u इसके अलोंग है, रोप के लेंथ के अलोंग है क्या, नहीं है, u यहाँ पर है, लेंथ के अलोंग ले जाने के लिए कुछ ऐसा लाना पड़ेगा, और ये वाला क्या होगा पता ही आपको कंपोनेंट, u cos 60 डिग्री 30 डिग्री, cos क्या है 30 डिग्री। जैसे आप लेंथ के अलोंग आते हैं तो इन यहाँ पर सारे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, सेम है, क्या ये u cos 30 और 10 को इक्वल कर सकते हैं, आप लिखिए यहाँ पर u cos 30 इक्वल्स टू 10, cos 30 की वैल्यू कितनी, √3/2 इक्वल्स टू 10, u की वैल्यू आ जाएगी 20/√3 मीटर पर सेकंड। हम लोग कैसे क्वेश्चन में करेंगे, लेकिन बस ये बात याद रखेंगे, जिधर भी वेलोसिटी दिया हो वो हमेशा जो रॉड है उसके लेंथ के अलोंग लेकर आइए, और चूंकि सारे सेम होते हैं तो उनको क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, ठीक। इसको नोट करिए, अभी समझ जाना है, जरा ध्यान से सुनिए बोर्ड पर। ये बताइए, जैसा स्टेटमेंट है कि वेलोसिटी को लेंथ के अलोंग लेकर जाना है, तो ये है लेंथ इसका, ये हमारा क्या है, इसका लेंथ है रॉड का, ठीक है। ये बताइए अगर ये 53 है, ये से 33 मतलब हो गया है, पॉइंट यहाँ पर ऐसे दिया गया, ठीक है, तो क्या ये एंगल 53 होगा, हाँ या ना। अगर ये 53 होता तो लेंथ के अलाउंग, रॉड के लेंथ के अलाउंग कितना हो जाएगा, 10 cos 53, ये दोबारा बता रहा है आपको, हुआ ना। अगर v यहाँ है तो रॉड के लेंथ के अलाउंग क्या हो जाएगा, तो v cos 37। अब ये भी रॉड के लेंथ के अलाउंग आ गया, अब ये भी रॉड के लेंथ के अलोंग आ गया, पुट करिए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जो रॉड के लेंथ के अलोंग वेलोसिटी क्या होती है, हर पार्टिकल की सेम होती है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 cos 53। अब ये बताइए cos से 34 आपको याद होगा, ये है 37 डिग्री, ये है 53 डिग्री, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, वैल्यू पुट करें v into cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5 is equals to 10, cos 53 बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5, 5 से 5 कैंसिल, v क्या आ जाएगा 10 into 3 divided by 4,
क्या है फाइनली 5/2 दैट इज 15/2 दैट इज 7.5 मीटर। इस पूरे क्वेश्चन में जादू सिर्फ इतना सीखना भी आपको सिर्फ इतना है कि वेलोसिटी कैसे भी इधर उधर लेफ्ट राइट दिया हो उसको कहां तक लेकर आएंगे, लेंथ के अलाउंग लेकर आएंगे। नहीं तो देखिए ये 10 मीटर पर सेकंड लेंथ के अलाउंग नहीं ना है, स्लिप करके तो उधर जा रहा है, ऑब्वियसली वेलोसिटी दिया होगा, हमें उसको लेंथ के अलाउंग लेकर आना है। लाइन समझ में आया ना, समझ में आया इधर शिफ्ट करते हैं v2 ये हो गया, ये हो जाएगा v2 cos 37। पैरेलल शिफ्ट मतलब लेंथ के अलाउंग जाना है, ये तो हमें करना ही करना है। अब इसी लेंथ के अलाउंग देखें तो यहाँ 10 मीटर पर सेकंड है, क्या ये 10 मीटर पर सेकंड है, सब लेंथ के अलाउंग ही है। अगर ये एंगल में कुछ होता तो हम लाते इसको लेंथ के अलाउंग, जब नहीं है रोप के लेंथ के अलाउंग ही है तो 10 मीटर पर सेकंड इक्वेट कर दीजिए। तो v2 cos 37 डिग्री इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। cos 37 की वैल्यू क्या है अभी 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5 इज इक्वल्स टू 10। v2 क्या हो जाएगा 10 into 5 divided by 4, कैंसिल करेंगे 5 times 2 ये हो जाएगा 25/2, आंसर क्या आ जाएगा 12.5 मीटर। कोई डाउट? ये जो है ब्लॉक जो है v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब उस मोमेंट पर ये अगर ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली बदलेगा, कुछ समय बाद वो बदलेगा उस मोमेंट पर v क्या होगा 100% तो u के टर्म में बता रहे हैं। अच्छा अगर ध्यान सुनिए, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं, ये बताइए अगर ये v है तो आपको रोप के अलाउंग तोड़ना ही तो है बस। आप रोप के अलाउंग लेकर आए क्या हो जाएगा v cos थीटा होगा, रोप के अलाउंग लेके आएगा v cos थीटा होगा, आप किसी की तरफ लेकर जाइए आंसर सेम आएगा। अब v cos थीटा रस्सी के अलाउंग है, रस्सी के अलाउंग क्या है u भी है, तो क्या कह सकते हैं v cos थीटा इक्वल्स टू u, तो u v क्या है हमारे पास u अपॉन, आप इधर वाले को लेकर भी करेंगे तो सेम आएगा u अपॉन cos थीटा, तो आंसर क्या आ जाएगा u अपॉन cos थीटा। अरे क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस हमें मतलब थोड़ा समझना है कि लेंथ के अलाउंग चलना है, बस इतना ही समझना है। रिंग की जो वेलोसिटी है उसे हम रोप के अलाउंग लेंगे जो वी आर कॉस 30 हो जाएगा। रोप के अलाउंग 20 मीटर पर सेकेंड है, वी आर कॉस 30 को 20 मीटर से इक्वेट करेंगे क्योंकि रोप के अलाउंग हमें वेलोसिटी लेना है और रोप के अलाउंग हर पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होगा। यहाँ से वी आर इक्वल्स टू 20 × 240/√3, ये हमारा फाइनल आंसर।